नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मौलिक प्रक्रिया पर, आसवन यानी डिस्टिलेशन। हमारे पास कुछ तकनीकी दस्तावेज भी हैं, तो गहराई में उतरेंगे। हाँ, नमस्ते। आसवन सुनने में तो काफी सीधा लगता है। बिल्कुल, मतलब ऊपरी तौर पर तो यही है कि किसी द्रव मिश्रण को गर्म करो, भाप बनेगी, उसे कहीं और ठंडा कर दो और घटक अलग हो गए। सही। पर इसमें एक पेंच है ना? कुछ तरल पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही गर्मी से बिगड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। यही एक बहुत अहम बात है और यहीं से आसवन की असली जटिलता और कह सकते हैं विविधता सामने आती है। जब कोई पदार्थ ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ता है। हाँ, मतलब उसे कम तापमान पर उबालना। बिल्कुल। और यहीं पर वो कम दबाव या निर्वात में आसवन वैक्यूम डिस्टिलेशन जिसे कहते हैं वो तकनीक काम आती है। दबाव कम करो तो क्वथनांक भी नीचे आ जाता है। अच्छा। हाँ, तो पदार्थ बिना खराब हुए उबल पाता है। तो ये दिखाता है कि आसवन कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि ये तो कई तकनीकों का एक पूरा परिवार है, अलग अलग जरूरतों के लिए। तो फिर चलिए इस परिवार के सदस्यों से मिलते हैं, इन अलग अलग आसवन तकनीकों को और उनकी खासियतों को समझते हैं। शुरू करें सबसे बुनियादी वाले से, सरल आसवन, सिंपल डिस्टिलेशन। नाम से तो यही लगता है कि ये सबसे सीधा साधा होगा। हाँ, कह सकते हैं। ये आसवन की एकदम बुनियाद है। प्रक्रिया बहुत सीधी है। मिश्रण को गर्म किया, वाष्प बनी और उस वाष्प को फौरन एक संघनित्र मतलब कंडेंसर में भेजकर ठंडा कर लिया। वो वापस द्रव बन गई। ठीक है। इसमें वाष्प बनने और संघनित होने के बीच कोई खास रुकावट या कह लीजिए चरण नहीं होता। सुनने में तो ये काफी सरल है, पर इसके उपयोग तो बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं, जैसे प्रयोगशालाओं में आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर, है ना? या बैटरी का पानी। हाँ बिल्कुल। और इंजेक्शन के लिए पानी तैयार करना, जहाँ शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वहाँ भी यही काम आता है। और वो सुगंधित जल, एरोमेटिक वाटर्स बनाने का भी जिक्र था। हाँ, और ये सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। बहुत सारे कार्बनिक विलायक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, उनको शुद्ध करने के लिए भी सरल आसवन का ही इस्तेमाल होता है। अच्छा। सोचिए, किसी रासायनिक प्रक्रिया के लिए एकदम शुद्ध विलायक चाहिए तो ये विधि काम आती है। और हाँ, फार्मास्यूटिकल में भी कुछ पुरानी प्रिपरेशंस हैं, जैसे स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर या एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, वो भी इसी से बनती हैं। तो मतलब सरल होने के बावजूद ये काफी अहम है। बिल्कुल। ये उन मामलों में सबसे अच्छा काम करता है जहां या तो आपको अवाष्पशील अशुद्धियां हटानी हो, नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज, या फिर ऐसे दो द्रवों को अलग करना हो जिनके क्वथनांक में काफी ज्यादा अंतर हो। ठीक है, तो सरल आसवन वहां काम आता है जहां क्वथनांक काफी अलग हों, लेकिन अगर वो करीब हों तो? शायद यही दूसरी तकनीकें काम आती होंगी, जैसे फ्लैश आसवन, फ्लैश डिस्टिलेशन। ये फ्लैश शब्द कुछ तेजी का इशारा कर रहा है। ये सरल आसवन से कैसे अलग है? धीरे धीरे तापमान बढ़ाते हैं ना। हाँ। फ्लैश आसवन में तरीका थोड़ा अलग है। पहले तरल को अक्सर ज्यादा दबाव पर गर्म किया जाता है, फिर अचानक उसे एक ऐसे चैम्बर में डाला जाता है जहां दबाव बहुत कम होता है। ओह। हाँ, इस तेज दबाव में गिरावट, प्रेशर ड्रॉप की वजह से तरल का एक बड़ा हिस्सा फौरन भाप में बदल जाता है। हाँ। यही है फ्लैश वाष्पीकरण, और पल भर में वाष्प और बचे हुए तरल के बीच एक संतुलन बन जाता है। दिलचस्प। और मुझे याद है किसी दस्तावेज में इसका एक बहुत बड़ा औद्योगिक इस्तेमाल बताया गया था। पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए रिफाइनिंग में। ये तो बहुत बड़े पैमाने का काम है। हाँ, बहुत बड़ा। तो वहाँ इस खास फ्लैश तकनीक की जरूरत क्यों पड़ती है? अच्छा सवाल है। देखिए, कच्चा तेल असल में सैकड़ों अलग अलग हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। हाँ। सबके क्वथनांक अलग अलग। हाँ बिल्कुल। रिफाइनरी का पहला काम ही यही होता है कि इस कच्चे तेल को अलग अलग हिस्सों में, फ्रैक्शंस में बांटा जाए, जैसे गैसोलीन, केरोसिन, डीजल वगैरह। फ्लैश आसवन ये काम बहुत तेजी से और कुशलता से करने देता है। अच्छा। खासकर बड़े पैमाने पर लगातार चलने वाली प्रक्रियाओं के लिए ये बहुत अच्छा है, जहां स्पीड और एनर्जी बचाना महत्वपूर्ण होता है। सरल आसवन की तुलना में ये ज्यादा तेजी से पृथक्करण कर सकता है, खासकर जब बहुत ज्यादा मात्रा में तरल को प्रोसेस करना हो। समझ गया। तो बड़े पैमाने पर और तेजी से पृथक्करण के लिए फ्लैश आसवन, खासकर पेट्रोलियम जैसे जटिल मिश्रणों के लिए। लेकिन अगर हमें बहुत करीबी क्वथनांक वाले द्रवों को अलग करना हो और वो एक दूसरे में पूरी तरह घुलते भी हों, मिसिबल हों, मान लीजिए एसीटोन और पानी या क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, इनके क्वथनांक तो उतने दूर नहीं हैं। हाँ, ऐसी ही मुश्किल स्थितियों के लिए
प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बनाया गया है। यहाँ पर सरल आसवन काम नहीं करेगा क्योंकि वाष्प में दोनों घटकों की अच्छी खासी मात्रा होगी। तो प्रभाजी आसवन ज्यादा सटीक परिणाम देता है? बिल्कुल, ज्यादा प्रिसिजन। और ये सटीकता आती कैसे है? इसमें क्या अलग होता है? इसकी खासियत है प्रभाजी कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये एक लंबी ट्यूब होती है जिसे आसवन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच लगाया जाता है। हाँ, देखा है मैंने। इस कॉलम के अंदर या तो खास तरह की बनावट वाली सतह होती हैं या फिर इसे ग्लास बीड्स, रिंग्स या मेटल स्पंज जैसी पैकिंग मटेरियल से भर दिया जाता है। अच्छा, क्यों? इसका मकसद होता है वाष्प और द्रव के संपर्क के लिए ज्यादा सतह क्षेत्र, सरफेस एरिया देना। अब देखिए, जब मिश्रण उबलता है तो वाष्प कॉलम में ऊपर उठती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाती है, थोड़ी ठंडी होती है और संघनित होकर वापस नीचे गिरने लगती है। नीचे से जो गर्म वाष्प आ रही है वो इस गिरते हुए द्रव से मिलती है। अच्छा, एक तरह का लेन देन होता है। हाँ, बिल्कुल। इस लगातार संपर्क में जो कम क्वथनांक वाला यानी ज्यादा वाष्पशील वॉलेटाइल घटक है वो धीरे धीरे वाष्प के रूप में ऊपर चढ़ता जाता है और ज्यादा क्वथनांक वाला घटक द्रव बनकर नीचे लौटता रहता है। मतलब बार बार वाष्पीकरण और संघनन। हाँ, ये वाष्पीकरण और संघनन का चक्र कॉलम में कई बार होता है। ऐसा समझ लीजिए कि एक ही कॉलम में कई छोटे छोटे आसवन हो रहे हैं और हर चरण में पृथक्करण थोड़ा और बेहतर होता जाता है। अच्छा, तो ये कॉलम एक तरह की छलनी है जो ज्यादा वाष्पशील चीज को ऊपर जाने देती है और कम वाले को नीचे रोकती है। और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से जो वाष्प सबसे ऊपर पहुंचती है वो लगभग शुद्ध कम क्वथनांक वाले घटक की होती है। सही, एकदम सही। इसीलिए ये एसीटोन लगभग 56 डिग्री सेल्सियस और पानी 100 डिग्री सेल्सियस या क्लोरोफॉर्म लगभग 61 डिग्री सेल्सियस और बेंजीन लगभग 80 डिग्री सेल्सियस जैसे मिश्रणों के लिए इतना कारगर है जहां सरल आसवन काफी नहीं होता। समझ गया। तो प्रभाजी आसवन प्रयोगशालाओं और उद्योगों में, खासकर रसायन और फार्मा उद्योगों में, मिश्रणों को शुद्ध करने और अलग करने के लिए एक बहुत जरूरी तकनीक है। हाँ, ये सरल आसवन से धीमी और थोड़ी ज्यादा जटिल जरूर है, लेकिन जब शुद्धता चाहिए तो ये बहुत प्रभावी है। ये दिखाता है कि कैसे जरूरत के हिसाब से तकनीकें विकसित होती हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि क्वथनांक का अंतर एक चुनौती है जिसे प्रभाजी आसवन हल करता है। लेकिन कभी-कभी चुनौती द्रवों के आपस में बहुत ज्यादा घुल-मिल जाने से आती है। मुझे दो और खास तकनीकों के नाम याद आ रहे हैं, एजियोट्रोपिक और एक्सट्रैक्टिव आसवन। एजियोट्रोपिक एंड एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, ये किन खास परिस्थितियों के लिए हैं? हाँ, ये दोनों तकनीकें तब काम आती हैं जब द्रवों का मिश्रण एक अजीब सा व्यवहार दिखाता है जिसे एजियोट्रोप कहते हैं। एजियोट्रोप, ये क्या होता है? ऐसे समझिए कि दो तरल इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि वे एक टीम की तरह काम करते हैं। ये एजियोट्रोपिक मिश्रण एक निश्चित संरचना पर एक स्थिर क्वथनांक पर उबलता है और सबसे खास बात, उबलने पर जो भाप बनती है उसमें भी घटकों का अनुपात ठीक वही रहता है जो तरल में था। ओह, इसका मतलब अगर आप इस मिश्रण को उबालें और भाप को संघनित करें तो आपको वही मिश्रण वापस मिल जाएगा, घटक अलग नहीं होंगे। बिल्कुल। तो मतलब सामान्य प्रभाजी आसवन भी यहाँ फेल हो जाएगा। एकदम सही कहा, क्योंकि प्रभाजी आसवन तो इसी बात पर निर्भर करता है कि वाष्प में ज्यादा वाष्पशील घटक ज्यादा होगा, पर एजियोट्रोप में तो वाष्प और द्रव का अनुपात ही एक जैसा है। बाप रे, तो फिर यहीं पर एजियोट्रोपिक आसवन की जरूरत पड़ती है। इसमें हम एक, कह लीजिए, बाहरी मदद लेते हैं। एक तीसरा पदार्थ जिसे एंट्रेनर कहते हैं मिश्रण में मिलाया जाता है। एंट्रेनर? हाँ, ये एंट्रेनर ऐसा चुना जाता है कि वो मूल मिश्रण के किसी एक घटक के साथ मिलकर एक नया और कम क्वथनांक वाला एजियोट्रोप बना ले। अच्छा। ये नया एजियोट्रोप फिर आसानी से आश्रित होकर अलग हो जाता है और पीछे जो घटक बचा उसे फिर अलग कर लेते हैं। मतलब ये एंट्रेनर उस मूल टीम को तोड़ देता है। अरे वाह, ये तो काफी चतुर तरीका है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, परिशुद्ध अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाना। हाँ, बिल्कुल। करीब 100% इथेनॉल। हाँ, पानी और इथेनॉल करीब 95.6% इथेनॉल पर एक एजियोट्रोप बनाते हैं, है ना? उसे और शुद्ध करना सामान्य आसवन से मुमकिन नहीं है। सही। लेकिन शायद उसमें बेंजीन जैसा कुछ मिलाते हैं एंट्रेनर के तौर पर। हाँ, बेंजीन मिला सकते हैं। वो पानी के साथ एक नया कम क्वथनांक वाला एजियोट्रोप बनाकर पहले निकल जाता है
और पीछे लगभग शुद्ध इथेनॉल बच जाता है। कमाल है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक बाहरी पदार्थ डालकर पूरी प्रक्रिया को संभव बनाया जा सकता है। हाँ, ये रासायनिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब एक्सट्रैक्टिव आसवन भी कुछ ऐसी ही मुश्किल परिस्थितियों के लिए है जहां घटकों की वाष्पशीलता बहुत करीब होती है या वे एजियोट्रोप बनाते हैं। अच्छा, ये कैसे अलग है? यहाँ तरीका थोड़ा अलग है। इसमें भी एक तीसरा पदार्थ मिलाते हैं, लेकिन उसे विलायक कहते हैं, एंट्रेनर नहीं। ये विलायक आमतौर पर कम वाष्पशील होता है और खुद एजियोट्रोप नहीं बनाता। तो ये क्या करता है? ये विलायक मिश्रण के घटकों में से एक के साथ इंटरैक्ट करके उसकी प्रभावी वाष्पशीलता को बदल देता है। मतलब एक घटक को कम वाष्पशील बना देता है। इससे दूसरे घटक की सापेक्ष वाष्पशीलता बढ़ जाती है और उन्हें प्रभाजी कॉलम में अलग करना आसान हो जाता है। और ये विलायक खुद कहाँ जाता है? ये विलायक खुद ज्यादा वाष्पित नहीं होता और कॉलम के नीचे इकट्ठा हो जाता है, जिसे बाद में अलग कर लेते हैं। तो देखिए, दोनों तकनीकें मुश्किल मिश्रणों के लिए हैं, पर उनके काम करने का तरीका अलग है। बहुत बढ़िया। तो हमने तापमान संवेदनशीलता, करीबी क्वथनांक और एजियोट्रोप जैसी चुनौतियों के हल देखे। अब एक और तकनीक है भाप आसावन, स्टीम डिस्टिलेशन। क्या इसमें सचमुच पानी की भाप इस्तेमाल होती है? बिल्कुल, नाम से ही जाहिर है, इसमें भाप का सीधा इस्तेमाल होता है और ये तकनीक खास तौर पर उन पदार्थों के लिए बहुत उपयोगी है जो दो शर्तें पूरी करते हो। एक, वो पानी में घुलते ना हो, इमिसिबल हो, और दूसरा, वो तापमान के प्रति संवेदनशील हो, मतलब अपने सामान्य क्वथनांक पर गर्म करने पर खराब हो सकते हो। लेकिन अगर वे पानी में घुलते ही नहीं, तो भाप उनकी मदद कैसे करती है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, सुनने में लग सकता है, पर यहाँ डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, काम आता है। ओह, अच्छा। इसे ऐसे समझें, किसी बंद बर्तन में हर गैस या वाष्प अपना अलग दबाव डालती है ना? हाँ। जब हम पानी में न घुलने वाले मिश्रण में भाप डालते हैं, तो बर्तन में अब दो चीजों का वाष्प दाब होता है। एक, पानी यानी भाप का, और दूसरा हमारे उस कार्बनिक पदार्थ का। ठीक। अब मिश्रण उबलेगा कब? जब इन दोनों वाष्प दाबों का जोड़ बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अच्छा, जोड़। हाँ, जोड़। अब चूंकि पानी खुद ही अच्छा खासा वाष्प दाब डाल रहा है भाप के रूप में, तो हमारे कार्बनिक पदार्थ को बाहरी दाब तक पहुंचने के लिए कम वाष्प दाब की जरूरत होती है। मतलब उसे कम मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। और कम वाष्प दाब का मतलब है कम तापमान। नतीजा, पूरा मिश्रण पानी के क्वथनांक 100 डिग्री से भी कम तापमान पर उबलने लगता है। अरे वाह! तो भाप सिर्फ गर्मी ही नहीं देती, बल्कि उबलने के लिए जरूरी तापमान को भी नीचे ले आती है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही कमाल का हुआ, खासकर उन नाजुक चीजों के लिए जो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल। तो इसके अनुप्रयोग क्या हैं? इसके बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। पहला तो, जैसा आपने कहा, पानी में न घुलने वाले द्रवों को अलग करना, जैसे टोलुइन और पानी का मिश्रण। लेकिन शायद इसका सबसे मशहूर इस्तेमाल है पौधों से वाष्पशील तेलों, वॉलेटाइल ऑयल्स, का निष्कर्षण। अच्छा, जैसे एसेंशियल ऑयल्स? हाँ, वही। सोचिए, लौंग का तेल, सौंफ का तेल, दालचीनी, नीलगिरी यूकलिप्टस का तेल, इन सब की खास खुशबू और औषधीय गुण वाले यौगिक अक्सर भाप आसवन से ही निकाले जाते हैं। क्योंकि ये तेल पानी में घुलते नहीं और गर्मी से खराब हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तकनीक उनके लिए एकदम सही है। और कपूर, कैम्फर का भी जिक्र था, उसे भी इसी विधि से आस्वित करते हैं। ये तो दिखाता है कि प्राकृतिक उत्पादों के क्षेत्र में ये कितनी जरूरी तकनीक है। निश्चित रूप से। अब एक और बेहद खास तकनीक पर आते हैं, आणविक आसवन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। इसे बाष्पीकरणीय आसवन, इवेपोरेटिव डिस्टिलेशन या लघु पथ आसवन, शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन भी कहते हैं। नाम से ही लगता है कि ये कुछ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर काम करती होगी। हाँ, आणविक नाम थोड़ा डराता है। हाँ, नहीं, डरने की बात नहीं। ये उन पदार्थों के लिए है जिन्हें आस्वित करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये ऐसे रसायन होते हैं जिनका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है। मतलब वो आसानी से भाप बनना ही नहीं चाहते। तो तराज दो चीजों में है। एक तो बहुत ज्यादा उच्च निर्वात, हाई वैक्यूम, और दूसरा बहुत कम दूरी। कम दूरी किसके बीच? वाष्पीकरण सतह, जहां से अणु भाप बन रहे हैं, और संघनन सतह, जहां वो वापस द्रव बन रहे हैं, के बीच की दूरी,
ये दूरी बहुत कम रखी जाती है, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर। इसे ही लघुपथ या शॉर्टपथ कहते हैं। और उच्च निर्वात? हाँ, सिस्टम से लगभग सारी हवा निकाल दी जाती है। अब सोचिए, अणु को वाष्पित होकर सामने वाली ठंडी सतह तक जाना है। अगर हवा के अणु होंगे या रास्ता लंबा होगा तो वो टकराएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ निर्वात बहुत ज्यादा है और रास्ता बहुत छोटा। तो जब पदार्थ को थोड़ा गर्म करके वाष्पित किया जाता है तो उसके अणु बिना किसी दूसरे अणु से टकराए, बिना रास्ता भटके सीधे सामने वाली ठंडी सतह पर पहुंच जाते हैं और वहीं संघनित हो जाते हैं। अच्छा, जैसे सीधी उड़ान? हाँ, कुछ वैसा ही। क्योंकि अणु लगभग बिना टकराए उड़कर पहुंचते हैं, इसीलिए इसे आणविक आसवन कहते हैं। ये अणुओं के औसत मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ के सिद्धांत पर आधारित है। समझ गया। तो ये तकनीक उन भारी भरकम नाजुक अणुओं के लिए है जो आसानी से भाप नहीं बनते और जिन्हें बहुत संभाल कर शुद्ध करना पड़ता है। जैसे कौन से अणु? बिल्कुल। इसका उपयोग अक्सर विटामिन, खासकर विटामिन ए और ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड एस्टर, मोनो और डाइग्लिसराइड्स और कुछ खास फार्मास्यूटिकल्स या पॉलीमर के प्रिकर्सर्स जैसे बड़े और जटिल अणुओं को शुद्ध करने या अलग करने के लिए किया जाता है। ये अणु सामान्य आसवन तकनीकों से नष्ट हो जाएंगे। वाह, ये तो काफी उन्नत तकनीक है। और अंत में हम उसी तकनीक पर वापस आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था और जो कई दूसरी तकनीकों का आधार भी है। कम दबाव पर आसवन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर या वैक्यूम डिस्टिलेशन। हाँ, ये एक मूलभूत सिद्धांत है जिसका इस्तेमाल कई स्थितियों में होता है। जैसा हमने पहले समझा, किसी भी द्रव का क्वथनांक बाहरी दबाव पर निर्भर करता है। हाँ, अगर हम सिस्टम के ऊपर हवा का दबाव कम कर दें, यानी निर्वात पैदा कर दें, तो द्रव को उबलने के लिए कम तापमान की जरूरत होगी, क्योंकि उसे अब कम बाहरी दबाव का ही सामना करना है। तो ये उन सभी यौगिकों के लिए एक तरह से वरदान है जो अपने सामान्य क्वथनांक पर पहुंचने से पहले ही गर्मी से खराब हो जाते हैं। निश्चित रूप से। ग्लिसरीन इसका एक क्लासिक उदाहरण है। कई एंजाइमों के शुद्धिकरण में या प्रयोगशाला में बनाए गए कई नए कार्बनिक यौगिकों को उनके विलायक से अलग करने में अक्सर निर्वात आसवन का ही सहारा लिया जाता है। ये तापमान संवेदनशील पदार्थों को सुरक्षित रखने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। तो आज हमने आसवन की दुनिया में काफी गहरा गोता लगाया और ये साफ है कि सिर्फ आसवन कह देना काफी नहीं है। ये एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक पूरा टूल बॉक्स है ना? बिल्कुल। सरल आसवन की बुनियादी उपयोगिता से लेकर आणविक आसवन की अति विशिष्ट तकनीक तक हर विधि एक खास मकसद या चुनौती के लिए बनी है। और कौन सी विधि चुननी है ये पूरी तरह से मिश्रण के गुणों पर निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल। क्या वे आपस में घुलते हैं, क्वथनांक कितने पास या दूर है, गर्मी कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, उनकी वाष्पशीलता कैसी है, इन सभी सवालों के जवाब ही सही तकनीक चुनने में मदद करते हैं। साथ ही ये भी देखना होता है कि हमें कितनी शुद्धता चाहिए और कितने बड़े पैमाने पर काम करना है। सही कहा। सरल आसवन शायद सबसे आसान है, पर प्रभाजी आसवन ज्यादा शुद्धता देता है। फ्लैश आसवन तेज है, पर आणविक आसवन सबसे नाजुक पदार्थों को संभाल सकता है। हर तकनीक के अपने फायदे और अपनी सीमाएं हैं। ये वाकई दिखाता है कि एक बुनियादी भौतिक सिद्धांत वाष्पीकरण और संघनन को कितने अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करके कितनी विविध समस्याओं का समाधान निकाला गया है। मतलब साधारण पानी को पीने लायक बनाने से लेकर जीवन रक्षक दवाइयों के निर्माण और विशाल पेट्रोलियम रिफाइनरियों तक आसवन हर जगह है। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि ये पृथक्करण तकनीकें किस तरह चुपचाप हमारी आधुनिक दुनिया को संभव बनाती हैं। आज हमने आसवन के कई स्थापित तरीकों पर बात की, पर विज्ञान और तकनीक तो कभी रुकते नहीं। तो ये सोचने वाली बात है कि आज कौन सी अन्य, शायद कम ज्ञात या अभी उभरती हुई पृथक्करण तकनीकें जैसे मेम्ब्रेन सेपरेशन या क्रोमैटोग्राफी के नए रूप विभिन्न उद्योगों में बदलाव ला रही होंगी। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। या भविष्य में जब हमें और भी जटिल मिश्रणों को शायद और भी ज्यादा कुशलता से या कम ऊर्जा इस्तेमाल करके अलग करने की जरूरत पड़ेगी, तो हमें किन नई पृथक्करण विधियों का आविष्कार करना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आगे की खोज और नवाचार के लिए प्रेरित करता है ना?